अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूं आपकी बुक का यूनिट नंबर 6 जो कि है मैटर्स एंड मटेरियल्स। तो आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 मैटर्स एंड मटेरियल्स, ये एक बहुत ही फन टॉपिक है और आपको इसकी काफ़ी जल्दी समझ आ जाएगी। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर की निटी-ग्रिटीज में जाऊं, पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मैटर होता क्या है। आए पढ़ते हैं। Do you remember what the states of matter are? आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, बट लेट्स सी अगर आपको याद है कि एक्चुअली होती क्या है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली वाली जो होती है, one has a size and the shape that does not change unless forced to। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। उनकी जो साइज और शेप होती है वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप उनको किसी बहुत ही रिगरस प्रोसेस से नहीं गुजारते। शायद आपको उनको हीट करना पड़े, जैसे मेटल, आयरन वगैरह के तरीके में यू हैव टू मेल्ट देम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ताकि उसकी शेप चेंज हो सके। लेकिन वैसे आमतौर पर आप किसी सॉलिड की शेप फौरन चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये मार्कर है, मैं तो इसकी शेप चेंज नहीं कर सकती, ना ही मैं इसके साइज को इफेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह के सॉलिड्स जो होते हैं हम कहते हैं कि उनकी साइज और शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। नंबर 1। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं वन फ्लोज एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। अब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें वो चीज़ फ्लो करती है और अपने कंटेनर की ही शेप ले लेती है। वेल, अगर आपने थरली इस चैप्टर को कभी पढ़ा हो या सुना हो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो फ्लो करता है वो एक लिक्विड होता है, एंड लिक्विड जो होते हैं वही हैं जो अपने कंटेनर की शेप को फौरन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे अगर आप एक जग से एक लिक्विड को यानी मिल्क या वाटर को एक ग्लास में डालते हो तो वो फौरन ग्लास की शेप में हो जाएगा। अगर आप उसको किसी सॉस पैन में डालोगे तो वो सॉस पैन की शेप का हो जाएगा। इस तरह लिक्विड जो है जैसे जैसे आप उसका कंटेनर बदलोगे वो अपनी शेप चेंज करता रहेगा, और इससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी जो शेप होती है अनलाइक सॉलिड्स वो फिक्स्ड नहीं होती। तो शेप इज नॉट फिक्स्ड इन लिक्विड्स। तीसरी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तीसरी स्टेट ऑफ मैटर। One does not have a shape but may have a smell. When that does not have a shape but may have a smell. अब ऐसी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी कोई शेप ही नहीं होती, जो किसी और की शेप ऑक्यूपाई शायद कर सके लेकिन अपनी उसकी फिजिकली कोई शेप ही नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये है गैसेस, जो कि हमारी तीसरी स्टेट ऑफ मैटर होती है, जिसकी ना कोई फिक्स शेप होती है ना कोई फिक्स साइज होता है। तो नाउ दैट वी रिवाइज कि हमारी 3 कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, आए हम अपना चैप्टर थरली स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और डिटेल में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का यूनिट 6.1 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स। Particles are words used for very small things used to make something larger। तो अब एटम्स जो होते हैं वो हम कहते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को, और साथ ही उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया आपकी बुक में भी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे यूनिट्स जो यूज होते हैं कुछ बड़ा बनाने के लिए। तो हर चीज, हर सॉलिड, हर लिक्विड, हर गैस में अंदर उसके पार्टिकल्स से वो बना होता है। ऑब्वियसली फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आते, छोटे से छोटा होता जाता है। तो पहले मॉलिक्यूल आता है, फिर पार्टिकल आता है, एंड सो ऑन। तो आप उसके लार्जर से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं और फिर स्मॉलर यूनिट्स में पार्टिकल हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एटम होता है वो एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे मिलाकर हम बड़ी चीजें बनाते हैं। आए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं। ऑल मैटर इज मेड फॉर एटम्स। तो अभी जो हमने एटम्स की डेफिनेशन पढ़ी वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा मैटर, बेशक वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो किससे बनता है, एटम्स से। और एटम्स क्या थे, स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे बड़ी चीजें, हम उनको मिलाकर बड़ी चीजें बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है जो कि आपको अपनी बुक में भी मिलेगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक एटम के कौन कौन सी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, व्हाट एन एटम लुक्स लाइक बेसिकली। तो अगर आप देख सकते हो एटम कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और उसके दरमियान में ये जो राउंड चीज है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका मेन सेंट्रल पार्ट होता है जो कि सेंटर में ऑब्वियसली सिचुएटेड है। उस न्यूक्लियस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें से हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को।
तो जैसा कि आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, बट दैट्स नॉट इट, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द एटम का पूरी एनाटॉमी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है लेकिन वो यहाँ बाहर एक एटम के अंदर प्रेजेंट जरूर होते हैं। आप सीनियर क्लासेस में जाके देखोगे कि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्दर डिटेल होती है, इनकी अलग अलग चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन्स बेसिकली पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। तो अभी हम इसी टॉपिक से स्टिक अराउंड करेंगे और आगे पढ़ते हैं कि एटम बेसिकली होता क्या है और उसके पार्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है। व्हाट इज एन एटम? एन एटम हैज अ न्यूक्लियस, जो कि आपने यहाँ देखा, which has protons and neutrons inside it। तो यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमने लेबल भी किए हुए हैं। Outside the nucleus but inside the atom are particles called electrons। तो न्यूक्लियस से बाहर लेकिन एटम के अंदर ही प्रेजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अगली चीज पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। A molecule is a particle made up of 2 or more atoms। इसकी एग्जाम्पल है वाटर। तो एक ऐसा पार्टिकल हमने बात की स्मॉल यूनिट्स जिनसे कोई बड़ा यूनिट बनता है, और अगर आप कोई ऐसा पार्टिकल देखें जिसमें एक से ज्यादा एटम मिला हुआ होता है तो उसको हम फिर एटम नहीं कहते, उसका नाम चेंज हो जाता है टू मॉलिक्यूल। तो अगर एक सिंगल एटम है तो वो एटम है, लेकिन अगर एक से ज्यादा यानी 2 एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर उन्होंने आपको एक साइंटिफिक एग्जाम्पल दी हुई है कि जो हम रोज एक चीज यूज करते हैं, पानी, दैट इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल। आप शायद अभी बहुत छोटे हो सो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आपको अच्छे से पता होगा कि हमने 2 गैसेस का नाम काफी सुना होता है। एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम हर रोज ब्रीदिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, हर वक्त ऑक्सीजन में सांस ले रहे होते हैं। हाइड्रोजन भी हर वक्त हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है, और पानी जो होता है वो इन 2 गैसेस को मिलाकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। और इसी वजह से हम पानी को मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं? उसमें एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है और उसके अलावा 2 और एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो जब हम इन तीनों को मिला देते हैं उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं H2 and O। यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और ये हमने एग्जाम्पल किस चीज की दी है? मॉलिक्यूल की दी है, जिसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एटम जो है वो ज्वाइन इन करके कोई एक चीज बना रहे हैं, और फिर उस चीज को हम एटम नहीं कहेंगे, विल कॉल इट अ मॉलिक्यूल इंस्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू डोंट, आप फिर से सुने कि मैंने अभी क्या बोला है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लग रहा है सुनने में। बिकॉज द सिंपल डिफरेंस इज कि एटम एक सिंगल यूनिट है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता, वो अपने आप में बस एक ही यूनिट होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा एटम्स कभी मिल जाएं तो हम उसका नाम बदल के उस चीज को मॉलिक्यूल कहते हैं, फिर वो एटम नहीं रहता। आए अब हम अपने थर्ड बोर्ड पे चलते हैं और इस चैप्टर की आगे के मटेरियल को डिस्कस करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई जो मैटर है वो सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। क्या हम किसी भी चीज को खुद से कह सकते हैं कि ओ ये चीज तो जरूर एक सॉलिड ही होगी या ये तो लिक्विड ही होगी? नो, देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा मैटर है और ये किस तरह की इसकी फिजिकल शेप होगी। अब आप पढ़े, whether matter is a gas or liquid or a solid does not depend on the type of particles। अब ये नहीं होता कि जी इसके अंदर ये वाला पार्टिकल है तो ये सॉलिड ही होगा, अगर इसके अंदर जी ऑक्सीजन है तो ये सॉलिड ही होगा, या ये इसके अंदर अगर हाइड्रोजन है तो ये लिक्विड ही होगा। ऐसा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चीज के अंदर कौन सा पार्टिकल है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वो पार्टिकल किस तरह से अरेंज हुआ है। डिपेंड्स ऑन हाउ द पार्टिकल्स मूव एंड हाउ टाइटली दे आर पैक्ड टुगेदर। तो हम डिसाइड इस तरह से करते हैं कि अगर एक डब्बा है या कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या वो किस तरह से उसके अंदर मूव कर पाते हैं, या करते भी हैं या नहीं करते। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि जी ये चीज जो है सॉलिड है, दिस इज अ लिक्विड एंड दिस इज अ गैस। अगले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर इन पार्टिकल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट और डिफरेंट मूवमेंट। लेट्स रीड। सॉलिड, सॉलिड में जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने पार्टिकल्स ड्रॉ किए हुए हैं एंड दे आर ऑल वेरी क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, बिल्कुल ही साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके पास कोई स्पेस नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ स्टिक अराउंड हुए हुए होते हैं एंड दे कैन नॉट मूव।
तो वो हिल ही नहीं पाते अपनी जगह से। अगर आप खुद देखो एक चीज के अंदर ढेर सारी चीजें आपने पैक करके रखी हुई हो साथ जोड़ के, तो उनके पास स्पेस ही नहीं होती हिलने की। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ सॉलिड्स आर अरेंज्ड। उसके बाद है सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप ऑलवेज। इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर के पार्टिकल्स हिल ही नहीं सकते, तो उनकी जो अंदर की शेप होती है, जो उनकी ओवरऑल शेप होती है, वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। ना पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं, ना उनकी शेप चेंज हो रही है। तो उसकी एक वजह भी यही है कि पार्टिकल्स साथ जुड़े हुए हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि जी सॉलिड्स इसी वजह से उनकी शेप जो होती है वो चेंज नहीं होती। और चेंज करने भी अगर आपने हो तो बहुत ही कोई टफ प्रोसेस, बड़े मुश्किल तरीके से आप उसको करते हो। या तो आप सॉलिड को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो, या आप उसके ऊपर कोई और मटेरियल यूज करते हो, बहुत फोर्स यूज करते हो। तो इससे हमें पता ये चल जाता है कि बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, उसकी वजह से द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, एंड इसकी वजह से द शेप ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड। दूसरा हम डिस्कस करें लिक्विड्स के बारे में। अब लिक्विड्स में आप क्लियरली डिफरेंस खुद भी देख सकते हो कि सॉलिड्स के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं और लिक्विड्स के थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है दरमियान में। तो यहाँ पर हमने लिखा भी यही हुआ है, पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड टुगेदर। पैक्ड टुगेदर वो अभी भी है, लेकिन थोड़े कम टाइटली, उनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस है। और आप खुद सोचो कि अगर उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस है तो क्या वो मूव कर सकते हैं या नहीं? क्या उनके पार्टिकल्स बिल्कुल सॉलिड्स की तरह फ्रीज हुए हैं, या उनके पास थोड़ी सी जगह है इधर उधर जाने के लिए? आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। दे कैन मूव अराउंड अ लिटिल। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स के बाद लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं, तो लिक्विड्स क्योंकि उनके पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, जो हमने शुरू में बात की थी कि इसकी वजह से लिक्विड्स की शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती, उनके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। कंटेनर टू कंटेनर आप लिक्विड की शेप जो है उसको चेंज कर सकते हो। ग्लास से जग में शिफ्ट करो, जग से सॉसपैन में शिफ्ट करो, लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाएगा उसी की शेप अपना लेगा। और इसकी वजह अब हम क्या पढ़े, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में दरमियान में जगह होती है और वो पार्टिकल्स मूव अराउंड कर सकते हैं। अब लास्ट हमारी जो आज की स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज गैसेस। और गैसेस आप खुद ही समझ गए होंगे कि इनकी तरह नहीं है, उनकी फिक्स शेप नहीं है, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव अराउंड कर पाते हैं, इसीलिए वो जहां मर्जी जाएं, जिस तरह भी जाएं, उनकी शेप वगैरह सब हर वक्त वॉलेटाइल होती है, चेंज हो सकती है। आइए हम थॉरली पढ़ते हैं कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो आप इसका डायग्राम देखें, जिसमें आपको साफ पता चल रहा है कि जी पार्टिकल्स के दरमियान इतना ज्यादा डिफरेंस है। कहीं पर भी ना सॉलिड्स में ना लिक्विड्स में ये वाले गैप्स थे पार्टिकल्स के दरमियान, बट गैसेस में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो पार्टिकल्स अब क्या कर सकते हैं अगर उनके दरमियान इतनी जगह है? वेरी गुड, वो बहुत ही आराम से इधर उधर मूव अराउंड कर सकते हैं। पार्टिकल्स इन गैसेस आर वेरी फार अपार्ट, एज यू कैन सी वो बहुत दूर दूर हैं। दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, तो वो बहुत ही आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहें वो जा सकते हैं। इसलिए गैस को आप जहां भी छोड़ते हो वो उस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर इस रूम में या मेरे रूम में या आपके रूम में जो भी गैस होगी वो उस पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी, वो कहीं कंटेन नहीं रहेगी, वो किसी चीज के ऊपर नहीं पड़ी रहेगी, बिकॉज इसके पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे तो वो पूरी जगह पर मिक्स हो जाएंगे और वो इस वजह से सारी की सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। आई रियली होप कि आपको आज का ये सिंपल सा टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट लेसन में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.